वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी। ठीक है, हिंदी व्याकरण जो आप लोगों का 22 मार्च को पूछा जाएगा हिंदी ग्रामर में, उसी से रिलेटेड मैं एक कंप्लीट सीरीज़ लाया हूँ। इसके अंदर आप लोगों को हिंदी व्याकरण का सारा मिल जाएगा। जितना आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ना है, जैसे आप लोग को हिंदी व्याकरण में वाक्य पढ़ना है, समास पढ़ना है ना, समास पढ़ना है। समास के बाद आप लोगों को वाच्य पढ़ना है, वाच्य के बाद अव्यय पढ़ना है, अव्यय के बाद आप लोगों को अनेकार्थी क्रिया पढ़ना है और क्रिया पढ़ना है, अनेकार्थी शब्द और क्रिया पढ़ना है। तो ये सारा चीज़ आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, जितना भी आप लोगों का 10th क्लास का हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जाएगा सब्जेक्टिव में, तो वो आपको सारा इससे मिल जाएगा। बस एक बार आप इसको समझ लीजिए, आपका पूरा एकदम जो भी है, हमको लगता है जो भी 10-12 मार्क्स का अगर जो ग्रामर आता है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ इसको अच्छा से ध्यान से पढ़ें, समझ करके पढ़ें। बस एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, आप पूरा आपको पूरा हिंदी ग्रामर समझ में आ जाएगा। ठीक है, और तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोग भी पढ़ लें। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर देखते हैं हम लोग। फर्स्ट टॉपिक हम लोगों का है वाक्य। ठीक है, वाक्य यानी सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं? तो देखिए, जब भी सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह वक्ता के द्वारा कहे गए या लिखे गए कथन का कोई अभिष्ट उद्देश्य एवं अर्थपूर्ण रूप प्रकट करे तो ऐसे शब्दों को, ऐसे शब्द समूह को वाक्य कहा जाता है। ठीक है, वाक्य कहा जाएगा जो भी लिखे। ठीक है, तो ये वाक्य होता है। जैसे सिंपल सा है, कहते हैं ना, राम आम खा रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है। तो ये जो सिंपल सा वाक्य है, वाक्य उसी कहते हैं। तो वाक्य का देखिए प्रकार जो है आप लोगों का 3 है: संरचना के आधार पे, क्रिया के आधार पे, अर्थ के आधार पे। लेकिन आप लोगों को एग्जाम के अकॉर्डिंग सिर्फ एक फर्स्ट पढ़ना है संरचना के आधार पे। ठीक है, संरचना के आधार पे जो है आप उसको पढ़ लीजिए। तो देखिए, संरचना के आधार पे जो वाक्य है वो होते हैं 3 प्रकार के: साधारण, साधारण वाक्य जिसको सरल वाक्य भी बोलते हैं। ठीक है, सरल वाक्य, साधारण वाक्य एक ही चीज़ है, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, यही तीनों आप लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं साधारण वाक्य में, सिंपल सेंटेंस में। तो देखिए, हिंदी भाषा में जब किसी वाक्य में एक ही उद्देश्य और विधेय का बोध हो रहा हो तो वह वाक्य साधारण वाक्य कहलाता है। यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो जब किसी वाक्य में ऐसे वाक्य में एक ही अधिक मतलब एक से अधिक कर्ता हो तो उनके द्वारा की गई क्रियाएं भी सामान्य होती है। ऐसे वाक्य का एक ही उद्देश्य और विधेय ही दर्शाता है। ठीक है, जैसे साधारण वाक्य एकदम सिंपल, जैसा भी हम उदाहरण में आपको बताएं। बाकी यहाँ उदाहरण देख सकते हैं: घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, सीधा खाना बना रही है, वन थैला लेकर चला गया, मेरी माता खाना बना रही है। ये सब जो है एकदम ये जो है साधारण वाक्य है। उसके बाद आप लोग सेकंड पढ़िएगा, संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य क्या होता है? यानी कंपोजिट सेंटेंस। तो कंपोजिट सेंटेंस में देखिए क्या है कि जब कोई दो स्वतंत्र वाक्य को मिलाकर एक वाक्य बनाया जाए तो बना हुआ एक वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। इन वाक्यों में यदि हम किसी उपवाक्य को हटा दें तो पूरा वाक्य का अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो संयुक्त वाक्य को बनाते समय जोड़ने वाले शब्दों को संयोजक शब्द कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कुछ संयोजक शब्द हैं, यानी शॉर्ट में कहें तो आपको इसी शब्द के आधार पर पहचान लेना है कि वाक्य संयुक्त है या नहीं है। जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, या, एवं, अथवा, और, बल्कि, अतः इत्यादि। ये सब जो है आपका संयुक्त शब्द है। इसका प्रयोग करके हम लोग संयुक्त वाक्य बनाते हैं। अब उदाहरण के लिए देख लीजिए, जैसे छुट्टियां समाप्त हुई और हम घर आ गए। तो यहाँ और शब्द से इधर छुट्टियां समाप्त हुई एक वाक्य ये है, और हम घर आ गए यहाँ दूसरा वाक्य ये है। ये दोनों वाक्य को जोड़ने का काम और किया। ठीक है, और वही चीज़ कहना है संयुक्त वाक्य में। अगर आप किसी एक वाक्य को हटा दीजिए तो दूसरा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम हटा देते घर आ गए तो इधर जो है छुट्टियां समाप्त हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ा इस वाक्य को। ठीक है, उसी तरह सूरज निकला और चारों ओर उजाला छा गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी और का प्रयोग किया गया, यहाँ पर भी और का प्रयोग किया गया। तो ये सब संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं। अब संयुक्त वाक्य के बाद आपको पढ़ना है मिश्रित वाक्य, है ना, मिसलेनियस सेंटेंस। तो मिश्रित वाक्य में देखिए, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िए क्योंकि ज़्यादातर जितना भी क्वेश्चन है आप लोग का मिश्रित वाक्य से ही पूछता है। ठीक है, तो मिश्रित वाक्य देख लीजिए कि जब किसी वाक्य में एक से अधिक उपवाक्यों को मिलाकर एक प्रधान वाक्य बनाया जाए तो प्रधान वाक्य मिश्रित वाक्य कहलाता है। एकदम सिंपल सेंटेंस में एक से अधिक उपवाक्य है और सबको मिला करके एक मेन सेंटेंस बना दिया जाए तो उसे हम लोग कहेंगे मिश्रित वाक्य। ऐसे सभी वाक्य उपवाक्य योजक शब्द से प्रारंभ होते हैं। मिश्रित वाक्य में वाक्य का अंत आश्रित शब्दों से होता है। अब जैसे देखिए, इसमें भी मिश्रित वाक्य को जोड़ने वाला कुछ शब्द है, इसको आप लोग थोड़ा विशेष तौर पे याद कर लीजिए। जैसे जब तब, जैसा वैसा, कि, जितना उतना, जिसकी उसकी, यदि तो, यद्यपि, तथापि, जो सो वह। ठीक है, ये सब जो है आपका, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, तो ये हो गया कैसा मिश्रित वाक्य। यदि तुम भी मेहनत करोगे तो निश्चित ही सफल हो जाओगे।
फिर जो विद्यार्थी मेहनत करता है वह सफल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो शब्द मिल रहा है ना, इसी शब्द से आप लोगों को पहचानना है कि ये मिश्रित वाक्य है। तो विशेष तौर पे सिर्फ इसको, अगर वाक्य जो है चैप्टर आपको पूरा कंप्लीट करना है तो इतना ही को सिर्फ आप विशेष तौर पे पढ़ लीजिए। ठीक है, ये जितना भी अभी हम बताएं ये बस इसी को आपको वाक्य में ढूंढना है। अगर मिल गया तो मिश्रित वाक्य, सरल लगे तो सरल, और संयुक्त लगे तो फिर आप संयुक्त वाक्य लिख दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए आते हैं हम लोग आगे। उसके बाद हम लोग का वाक्य खत्म हो जाता है, तो वाक्य के बाद हम लोग पढ़ लेते हैं क्रिया। क्रिया भी है छोटा सा एकदम, ज़्यादा हम बड़ा नहीं बना रहे हैं। ठीक है, टॉपिक जितना आप लोग का एग्जाम में पूछा गया उतना ही बना है। बाकी आप देखिए वाक्य भी पढ़िएगा तो पूरा एकदम लंबा है, बहुत लंबा चैप्टर है ये, लेकिन हम आपको पूरा शॉर्ट में जितना एग्जाम में आ रहा है उतना ही करके पढ़ाए हैं। ठीक है, बाकी ये जो पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल मेरे यूट्यूब चैनल के ही नाम से है। ठीक है, आप टेलीग्राम में सर्च कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ हम लिख देते हैं, यही नाम है सेम, अमित एडुकेटो सिटी। आप इसी को सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम में तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन जरूर कर ले, तभी आपको ये पीडीएफ मिल पाएगा। चलिए अब क्रिया हम लोग सेकंड टॉपिक देखते हैं। तो देखिए क्रिया होता क्या है, अगर साधारण शब्द में कहें क्रिया, काम, किसी काम को करते हैं तो वो शब्द मतलब हम लोग जैसे कोई काम कर रहे हैं और शब्द का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ना क्रिया, खेलना क्रिया, लिखना क्रिया। लेकिन थोड़ा सा हम लोग डिफिनेशन में आ जाते हैं कि किसी वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिसके द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रिया एक विकारी शब्द है जिसका अर्थ काम होता है। क्रिया की उत्पत्ति धातु शब्द से होती है। मूल धातु शब्द में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया बनता है। जैसे पढ़, पढ़ क्या है, धातु है ना, पढ़ धातु है, अगर हम इसमें ना लगा दें तो पढ़ना एक क्रिया बन जाएगा। ठीक है, तो धातु शब्द में ना का प्रयोग करने से क्रिया बनता है। लिख धातु है, लिखना क्रिया हो जाएगा। ठीक है, बाकी किसी वाक्य में लिंग, वचन, काल आदि आधार पर क्रिया का रूप परिवर्तित होने के साथ साथ संज्ञा सर्वनाम के आधार पर भी क्रिया का रूप में परिवर्तन होता है। ठीक है, और क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं, यानी जो क्रिया को करेगा उसको कर्ता करेंगे, कर्ता कहते हैं। सिंपल एग्जांपल देखिए, महेश क्रिकेट खेल रहा है, सुरेश खेल रहा है। ठीक है, तो ये एक क्रिया हो गया। अब क्रिया का भेद अगर आप लोग पढ़िए तो देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण, प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण, काल के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण, इतना प्रकार है। लेकिन हम लोग सिर्फ पढ़ना है हम लोगों को कर्म के आधार पर, क्योंकि एग्जाम में पूछता है सिर्फ कर्म के आधार पर। तो चलिए, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद देखिए, दो प्रकार है, सकर्मक, अकर्मक। ठीक है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो हम लोग पहले देख लेते हैं सकर्मक। तो सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं, वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर ना पड़कर कर्म पे पड़ता है। ठीक है, कर्म पे पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब कर्ता मैंने आपको बता दिया, कर्ता का मतलब काम करने वाला, और कर्म का मतलब जिस काम को कर रहा है। जैसे देखिए, सकर्मक क्रिया का अर्थ है कर्म के साथ में होता है, अर्थात सकर्मक क्रिया में कर्म पाया जाता है। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार का होता है, लेकिन आप लोग को इतना डिटेल नहीं पढ़ना है। सकर्मक क्रिया में देखिए, एक होता है एक कर्मक और एक होता है द्विकर्मक। ठीक है, एक कर्म को कर रहे हैं तो एक कर्मक, द्विकर्मक यानी जिसमें दो कर्म कर रहे हैं, दो काम कर रहे हैं तो उसको द्विकर्मक। लेकिन आप लोगों को इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। एग्जाम के अकॉर्डिंग सिर्फ आप लोगों को पहचान करने दिया जाता है कि कौन सकर्मक क्रिया है और कौन अकर्मक क्रिया है, बस। देखिए, सकर्मक क्रिया, सकर्मक शब्द स और कर्मक से मिलकर बना है, जहाँ स उपसर्ग का अर्थ है साथ में तथा कर्मक का अर्थ कर्म होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, गीता चाय बना रही है, महेश पत्र लिखता है, हमने एक नया मकान बनाया, वह मुझे अपना भाई मानती है। यहाँ पे क्या है, कर्म का पता चल रहा है। ठीक है, अब देखिए आपको पहचानना है, अगर कैसे आप पहचान पहचान सकते हैं कि कौन सा क्रिया सकर्मक है। देखिए, सबसे पहले आपको वाक्य में क्रियापद से पहले क्या लगाकर वाक्य को सवाल की तरह पढ़ना है। यदि उस वाक्य में सकर्मक क्रिया होगी तो आपको वाक्य में प्रयुक्त कर्म के रूप में जवाब मिल जाएगा। ठीक है, यदि आपको जवाब नहीं मिला तो सकर्म यकीनन वह वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। जैसे देखिए उदाहरण में, रमेश खाना बना रहा है। ठीक है, इस वाक्य में हम क्रियापद बना रहा है, काम क्या कर रहा है, मतलब क्रिया क्या है इसमें, बनाना। ठीक है, तो बना रहा है ये क्रिया है। तो इससे पहले हम लोग क्या लगाकर वाक्य पढ़ते हैं, जैसे बना रहा
रमेश क्या बना रहा है? अगर हम ये सवाल करें तो हमको जवाब क्या मिलता है? खाना बना रहा है। तो खाना क्या है? मेरा कर्म है। तो इसी से हम लोग पकड़ लेंगे कि ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है, बाकी हम लोग जो कुछ एग्जाम्पल दिए थे आप सिंपल ऐसे देखें। यहाँ पर गीता चाय बना रही है, तो गीता क्या बना रही है? तो चाय बना रही है। कर्म का पता चल रहा है क्या काम कर रही है? तो चाय बनाने का काम कर रही है। महेश पत्र लिखता है, महेश क्या लिखता है? तो पत्र लिखता है। तो इससे आपको पता चल गया ये सकर्मक क्रिया है। हमने एक नया मकान बनाया, तो हमने क्या बनाया? तो हमने एक नया मकान बनाया। तो इस तरह से हम लोग सकर्मक क्रिया का पहचान कर सकते हैं। एकदम सिंपल आसान तरीका है। और अकर्मक जस्ट इसका अपोजिट है, कर्म का पता नहीं चलेगा। फिर पढ़ लीजिए अकर्मक क्रिया। तो वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया का अर्थ है कर्म के बिना होता है, अर्थात अकर्मक क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है। अकर्मक शब्द अ और कर्मक से मिलकर बना है, जहाँ अ उपसर्ग का अर्थ बिना तथा कर्मक का अर्थ कर्म होता है। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे आ गया बच्चा रो रहा है। तो अगर हम इसमें सवाल करें क्या रो रहा है, ठीक है, तो आंसर तो नहीं मिलेगा। क्या रो रहा है? बच्चा क्या रो रहा है? तो कर्म का पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। वह जा रहा है, वह क्या जा रहा है? नहीं मिल रहा। अगर यहाँ पे रहता कुछ और कर्म रहता तो पता चल पाता। पिताजी आ रहे हैं, पिताजी क्या आ रहे हैं? सेंटेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपको कर्म का पता चल ही नहीं रहा है। एक और पढ़ लीजिए, जैसे पक्षी उड़ रही है। ठीक है, तो पक्षी मतलब क्या उड़ रही है? यहाँ पर भी नहीं पता चला। तो सिंपल सा बात है, ये क्या वाला सवाल एकदम छोटा सा अगर शॉर्टकट में निकालें तो पूरा सकर्मक अकर्मक क्रिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट शब्द है क्या। बस आप क्या सवाल कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि सेंटेंस सकर्मक है या अकर्मक है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे। वाच्य, वाच्य आप पढ़ रहे हैं, थर्ड ग्रामर का आप लोगों का टॉपिक है। दो क्लियर हो गया। तो अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये इतना हमको ग्रामर बनाने में काफ़ी देर टाइम लग गया है, तकरीबन हम 2.5-3 घंटा लगा है इसको पूरा हमको लिखते लिखते टाइप करते हुए। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर अब तक नहीं किए तो। चलिए अब वाच्य पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन इसमें है वाच्य, वाच्य किसे कहते हैं? तो देखिए क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता कर्म या भाव से है वह वाच्य कहलाता है। ठीक है, एकदम सिंपल सा देखिए कि क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता से है या कर्म से है या भाव से है। ठीक है, उसी को ही वाच्य कहेंगे। ठीक है, यानी क्रिया का संबंध बताना है, किससे है? कर्ता से है तो कर्ता से है तो एक होगा कर्ता, एक हो जाएगा कर्म से है और एक हो जाएगा भाव से है। ठीक है, इसी के आधार पे 3 प्रकार का वाच्य है। कर्ता से संबंध होगा तो कर्तृवाच्य, कर्म से संबंध होगा तो कर्मवाच्य, भाव से संबंध होगा तो भाववाच्य। एकदम सिंपल सा है, एकदम आसान सा। अब देखिए कैसे, इतना आसानी से ये भी समझ जाइएगा, एकदम लगेगा कि कितना आसान था। ठीक है, चलिए पहला कर्तावाच्य देखिए, मतलब कर्तृवाच्य इसको बोलते हैं। इंग्लिश में इसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं। आप लोग वॉइस अगर पढ़े होंगे, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो इसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं। तो देखिए जिस वाक्य में कर्ता मुख्य हो और क्रिया कर्ता के लिंग वचन एवं पुरुष के अनुसार हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे सिंपल, लड़कियां बाजार जा रही है। ठीक है, मैं रामायण पढ़ रहा रही है। अच्छा ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, मैं रामायण पढ़ रहा हूँ होगा। ठीक है, कुमकुम खाना खाकर सो गई। तो ये सब कैसा है? ये मतलब कर्तृवाच्य है ना। कर्ता का पता चल रहा है, कौन काम कर रहा है? तो कुमकुम काम कर रही है। रामायण कौन पढ़ा? तो मैं। बाजार कौन गया? तो लड़कियां। ये कर्ता का पता चल रहा है, तो ये कर्तावाच्य मतलब पितृवाच्य हो गया। ठीक है, इन वाक्यों में जा रही है, पढ़ रही है, सो गई, ये सभी क्रियाएं कर्ता के अनुसार आई है। ठीक है, अब आ जाते हैं कर्मवाच्य, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस क्या है? तो पैसिव वॉइस में देखिए जिस वाक्य में कर्म मुख्य हो तथा इसकी सकर्मक क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्म के अनुसार उन्हें कर्मवाच्य कहते हैं। मतलब इसमें आपको कर्म का पता चलेगा। तो सेम ऊपर वाले सेंटेंस को ही चेंज किए, जैसे लिखा हुआ था लड़कियां बाजार जा रही हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया? कर्मवाच्य में लड़कियों द्वारा बाजार जाया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ सेंटेंस में देखिए बाजार जाया जा रहा है, किसके द्वारा? तो लड़कियों के द्वारा। ठीक है, मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है, वर्षा से पुस्तक पढ़ी गई। ठीक है, तो ये जो है आपको कर्मवाच्य हो गया। अगर बहुत और भी सिंपल देखें, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, अब उसी को आप सेंटेंस को चेंज कर दिए, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जा रहा है, तो ये कर्मवाच्य हो गया। ठीक है, वह पढ़ रहा है,
तो वह पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है, अगर है सेंटेंस वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये हो गया आपका कर्तृवाच्य। अब उसी को आपको चेंज करना है कर्म में, तो पुस्तक, अभी हम क्या बोले, सेंटेंस ही बोल गए हैं, ठीक है। वह पुस्तक पढ़ रहा है तो पुस्तक उसके द्वारा पढ़ा जा रहा है, ठीक है। इस तरह से ही कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य बहुत सिंपल है। थोड़ा सा भाववाच्य को पढ़ लीजिए, क्योंकि एक आध क्वेश्चन भाववाच्य से भी रहेगा। तो भाव में जहाँ भाव प्रकट हो जाए, जिस वाक्य में अकर्मक क्रिया का भाव मुख्य हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। एकदम सिंपल सा देखिए क्या है, हमसे वहाँ नहीं ठहरा जाता, ठीक है, हमसे वहाँ नहीं ठहरा जाता, भाव पता चल रहा है कि अब उससे वो काम नहीं हो रहा है। उससे आगे क्यों नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। मुझसे शोर में नहीं सोया जाता, मुझसे खेला नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता, ठीक है। हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरह का जो सेंटेंस आपको मिलेगा उसको आप कह सकते हैं कि ये कर्मवाच्य, ये कर्म बोल रहे हैं हम, क्या अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, भाववाच्य, ठीक है। भाव का पता चले, ठीक है, तो सिंपल है, नॉर्मल है। जहाँ से आपको भाव का पता चल जाए वो हो जाएगा भाववाच्य। काफ़ी अभी रेगुलर वीडियो बनाते बनाते एकदम हम लगभग थोड़ा मोड़ा थक ही गए हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि दिन रात हम बोल रहे हैं, तो काफ़ी थकान जैसा लग रहा है रात दिन, फिर इसको टाइप करना, लिखना और भी आंसर ढूंढना, ये सब में काफ़ी मतलब परेशान हो गए हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं। इन वाक्यों में ठहरा जाता, पढ़ा जाता, सोया जाता, ये क्रियाएं भाववाच्य हैं। तो आप समझ गए, नहीं समझिएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मतलब गलती से भी किसी का छूटना नहीं चाहिए, ये सब क्वेश्चन एकदम बना करके आना है आप लोगों को। अब आ जाते हैं हम लोग, फोर्थ टॉपिक हम लोगों का है अव्यय। अव्यय देखिए, अव्यय, हाँ अव्यय है। अव्यय में क्या हम लोगों को पढ़ना है, ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, वह शब्द अव्यय कहलाता है। अव्यय सदैव अपरिवर्तित अविकारी रहता है। अब इसमें देखिए सिंपल है, आप कुछ अव्यय शब्द को पढ़ लीजिए तो इससे आपका काम बन जाएगा। अव्यय शब्द में जैसे जब तब, अभी, मतलब जब तब, अभी, उधर, वहाँ, इधर, कब, क्यों, वाह, आह, ठीक, अरे, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः, अतएव, चूंकि, अवश्य इत्यादि, ये सब जो है अव्यय शब्द है, ठीक है। तो ये अव्यय शब्द को आप लोग याद रखिएगा तो काफ़ी हो जाएगा। अब अव्यय का कुछ हम लोग उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि वे यहाँ से चले गए, ठीक है, घोड़ा तेज दौड़ता है, अब खाना बंद करो, बच्चे धीरे धीरे चल रहे थे, फिर रोहन प्रतिदिन खेलने जाता है, बस। तो जैसे आपको क्वेश्चन में कैसे मिलेगा, रोहन डैश खेलने जाता है, ऑप्शन 3 4 दे दिया जाएगा, तो उसी में से चूज कर लेना होगा। बच्चे डैश चल रहे थे, तो ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसको चुनना है। अब ये हम नहीं बोल रहे कि हम जो एग्जाम्पल दिए यही वाला एग्जाम में आएगा, एग्जाम में कुछ और सेंटेंस रहेगा और आपको भरना पड़ेगा। तो आप बस इतना वर्ड को, है ना, इतना सा जो है, एक सेकेंड, इतना सा जो दिया हुआ है आप इतना को बस पढ़ लीजिए, काम आपका हो जाएगा। अव्यय में, अव्यय का भी बहुत भेद है, क्रिया विशेषण अव्यय इस तरह से है और उसका भी बहुत भेद है, तो हम उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आप लोगों के लिए ले गए, बस सिंपल सा है कि इतना आप लोग पढ़ लीजिए तो आप लोगों का अव्यय भी खत्म हो जाएगा। तो 4 टॉपिक खत्म हो गया, तकरीबन आप लोगों को 6 टॉपिक पढ़ना है 10th में ग्रामर में, तो 4 टॉपिक पढ़ा दिए। अब एक बच रहा है अनेकार्थिक क्रिया, ठीक है। अनेकार्थिक क्रिया जिसको कहते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा तो काम बन जाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द अगर मिल जाएगा हम उसको भी ले लेते हैं, तो फिर उसका भी एक वीडियो छोटा सा बना देंगे। रहा बात एक समास, समास भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, तो समास आप लोग ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। समास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो समास के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, ठीक है। तो आपको हम लास्ट यहाँ एंड स्क्रीन पर प्लेलिस्ट शो कर देंगे, एक हिंदी ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है, ठीक है। हिंदी ग्रामर है, वहाँ पे आप देख लीजिएगा, या फिर हम इसको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आपका ये समास का भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि समास थोड़ा सा लंबा है, डिटेल में है, इसीलिए हम आपको वहाँ करवा दे रहे हैं। बाकी अगर नहीं किसी को फिर भी समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा, तो नहीं होगा तो फिर से हम समाज को भी पढ़ा देंगे, ठीक है। समाज से भी आपका 2 3 क्वेश्चन रहेगा। बाकी अगर हिंट के लिए बताए तो जैसे 1 2 वाला ज़्यादा पूछता है, जैसे माता पिता, ठीक है, माता पिता ये कौन सा समास है, तो ये जो समास है आपका कौन सा है, द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व समास। उसके बाद माता पिता के बाद भाई बहन, रात दिन, इस तरह जो सेंटेंस होता, वाक्य होता है, शब्द होता है, उसको हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। तो द्वंद्व समास ज़्यादातर पूछता है, ठीक है। तो फिर भी समाज को वहाँ से डिटेल में पढ़ लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
चलिए, तो बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी फिर नेक्स्ट में और हिंदी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तभी आप लोग को नोटिफिकेशन मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।